ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी परमहंस योगानंद जी। आज का अध्याय 47, पश्चिम की वापसी। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का शीर्षक है पश्चिम को वापसी। मैंने भारत और अमेरिका में बहुत सारे योग पर अपने शिक्षात्मक प्रवचन दिए हैं, लेकिन मुझे स्वीकार करना पड़ेगा कि एक हिंदू होने के नाते मुझे अंग्रेज छात्रों को पढ़ाने में ज़्यादा आनंद आता है। मेरे लंदन के कक्षा के सदस्य यह सुनकर खूब हंसे। किसी भी राजनीतिक उथल-पुथल से हमारी योग की कक्षा पर कोई परेशानी नहीं आई। भारत अब एक स्मृति मात्र बनकर रह गया था। वर्ष 1936 के सितंबर महीने में मैं इंग्लैंड में 16 महीने पहले दिए अपने वचन को पूरा करने के लिए आया था। यह है कि मैं फिर से व्याख्यान देने आऊँगा। इंग्लैंड भी योग के कालजयी संदेश को लेने के लिए आतुर है। ग्रासविनर हाउस के मेरे स्थान पर रिपोर्टरों और समाचार के फोटोग्राफरों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। ब्रिटिश नेशनल काउंसिल ऑफ द वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ फेथ ने 29 सितंबर को व्हाइटफील्ड कांग्रेशनल चर्च में एक सभा का आयोजन किया था, जहां मैंने एक भारी भरकम विषय कैसे परस्पर भाईचारे पर विश्वास सभ्यता को बचा सकता है पर भाषण दिया। कैक्सटन हॉल में 8 बजे होने वाले व्याख्यानों पर इतनी भीड़ हो जाती थी कि क्षमता से अधिक हुए लोग विंडसर हाउस में बैठकर 9:30 बजे वाले मेरे दूसरे व्याख्यान तक इंतजार करते। आने वाले अगले हफ्तों में इतनी ज़्यादा संख्या हो गई थी कि मिस्टर राइट को इसे दूसरे हॉल में स्थानांतरित करना पड़ा। अंग्रेज आध्यात्मिक संबंधों को जिस गहन एकाग्रता के साथ अभिव्यक्त करते हैं वह प्रशंसनीय है। लंदन में योग के छात्रों ने मेरे वहाँ से जाने के बाद बहुत निष्ठा के साथ सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप केंद्र बनाया और युद्ध के भयंकर वर्षों में भी साप्ताहिक ध्यान कक्षाएं आयोजित करते रहे। इंग्लैंड में बिताए अविस्मरणीय हफ्ते लंदन के कई दिनों तक विभिन्न स्थानों उनके सुंदर ग्रामीण क्षेत्रों को देखने गए। मिस्टर राइट और हमने अपने विश्वास पात्र फोर्ड गाड़ी का भरपूर उपयोग महान कवियों और ब्रिटिश इतिहास के वीरों के जन्म स्थानों और समाधियों को देखने में किया। हमारी छोटी सी मंडली अक्टूबर के अंत में ब्रेमेन जहाज में साउथहैम्पटन से अमेरिका के लिए रवाना हुई। न्यूयॉर्क के बंदरगाह में भव्य स्टैचू ऑफ लिबर्टी को देखकर न केवल मिस ब्लेड्स, मिस्टर राइट बल्कि मैं भी आनंद से भाव विभोर हो उठे। फोर्ड प्राचीन भूमि से संघर्ष करती हुई थोड़ी क्षतिग्रस्त, चोटिल और ढीली पड़ गई थी, परंतु फिर भी चलने लायक थी। अब वह पूरे अमेरिकी महाद्वीप को पार करते हुए कैलिफोर्निया को चल पड़ी। वर्ष 1936 के अंत तक हम माउंट वॉशिंगटन पहुंच गए। लॉस एंजल्स केंद्र में वर्ष के अंतिम दिनों में 24 दिसंबर यानी आध्यात्मिक क्रिसमस को हर वर्ष 8 घंटे का सामूहिक ध्यान बनाया जाता और अगले दिन सामाजिक क्रिसमस दावत दी जाती। इस वर्ष का उत्सव और भी विशेष हो गया था क्योंकि हम 3 विश्व भ्रमण से लौटे यात्रियों का स्वागत करने के लिए हमारे मित्र और दूर दूर से छात्र आए थे। क्रिसमस के भोज में दूर 15,000 मील से लाए गए स्वादिष्ट और प्रसिद्ध व्यंजन भी शामिल थे। कश्मीर की गुच्छी मशरूम, डिब्बा बंद रसगुल्ले, आम का रस, पापड़, केवड़े के फूल का तेल, इत्र जिससे हमारी आइसक्रीम सुगंधित थी। एक विशाल सजा हुआ क्रिसमस ट्री था और पास जलती अंगीठी में सुगंधित साइप्रस की लकड़ियां फट-फट करती हुई सुगंध बिखेरती हुई माहौल को खुशनुमा बना रही थीं। उपहार देने का समय आ गया था। पृथ्वी के दूर दूर कोनों फिलिस्तीनी, यूनान, भारत, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली से उपहार आए थे। बड़ी मेहनत से मिस्टर राइट सभी स्टेशनों पर बार-बार बक्सों की गिनती करते रहे थे, जिससे इतनी जत्न से अपने अमेरिका में रहने वाले प्रियजनों के लिए खरीदे गए उपहार चोर उचक्कों के हाथ में न लग जाएं। फिलिस्तीनी के पवित्र जैतून वृक्ष के फलक, बेल्जियम और हॉलैंड की नाजुक झालरें और कशीदाकारी के काम, ईरानी गलीचे, अत्यंत महीन बुनावट वाले भारतीय कश्मीरी शॉल, मैसूर की हमेशा महकने वाली चंदन की ट्रे, मध्य प्रदेश के शिव पत्थर, बुल्स आई, सदियों पूर्व
लुप्त भारतीय राजवंशों के प्राचीन सिक्के, रत्न जड़ित फूलदान, प्यालियाँ, छोटी-छोटी प्रसिद्ध कलाकृतियों की प्रतिकृतियाँ, मंदिर में जलाए जाने वाली धूप, अगरबत्तियाँ, इत्र, स्वदेशी सूत के छपे कपड़े, लाख का काम, मैसूर के हाथीदांत से बनी कलाकृतियाँ, ईरान की लंबी नोक वाली जूतियाँ, विचित्र नगर मगर मेहनत से नक्काशी काम से युक्त प्राचीन पांडुलिपियाँ, मखमली जरीदार कपड़े, गांधी जी की टोपियाँ, मिट्टी के बर्तन, टाइलें, पीतल की नक्काशी युक्त कलाकृतियाँ, ध्यान के आसन, इतना सब कुछ बहुत यत्न से एकत्रित किया गया 3 महाद्वीपों का खजाना। क्रिसमस ट्री के विशाल ढेर में एक-एक करके सबको आकर्षक ढंग से पैक किए गए उपहारों को देने लगा। सिस्टर ज्ञान माता, मैंने एक अमेरिकन संत प्रकृति वाली संत महिला को एक लंबा डब्बा दिया। सुंदर मुखाकृति और गहन आत्मानुभूति वाली ये महिला मेरी अनुपस्थिति में माउंट वाशिंगटन की प्रभारी थी। उन्होंने डिब्बे से महीन कागज में लिपटी बनारसी सिल्क की साड़ी निकाली। धन्यवाद गुरुदेव, इससे मैं भारत का सजीला और शानदार दृश्य देख रही हूँ। मिस्टर डिक्सन, दूसरे पार्सल में कलकत्ता बाजार में खरीदा गया उपहार था। मिस्टर डिक्सन को ये ज़रूर पसंद आएगा। खरीदते समय मैंने सोचा था, वह मेरे प्रिय शिष्य थे और वह वर्ष 1925 से जब से माउंट वाशिंगटन की स्थापना हुई थी, हमेशा हर क्रिसमस दिवस पर मेरे साथ रहे थे। आज 11वें वार्षिक उत्सव में वह मेरे सामने खड़े छोटे से चौकोर उपहार के रिबन खोल रहे थे। ओह, चांदी का कप! वे भाव विवल होकर लंबे पानी के कप को निहार रहे थे। वे कुछ दूर एक सीट पर बैठ गए और वह बहुत अभिभूत थे। सांता क्लॉज की भूमिका निभाने से पहले मैं उनकी ओर बहुत आत्मीयता से देखकर मुस्कुराया। सभी उपहार के दाता उस परमपिता परमात्मा की प्रार्थना के साथ अपने उद्गारों को व्यक्त करते उस शाम को समापन हुआ। फिर सामूहिक स्वर में सब क्रिसमस कैरोल्स गाने लगे। कुछ दिन बाद मैं और मिस्टर डिक्सन बातें कर रहे थे। सर, उन्होंने उस अद्वितीय चांदी के कप के लिए आपको मेरा हार्दिक धन्यवाद। उस दिन क्रिसमस की रात को मेरे पास धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं थे। मैं वह उपहार विशेष रूप से केवल आपके लिए लाया था। मैं 43 वर्षों से इस चांदी के कप का इंतज़ार कर रहा हूँ। यह एक लंबी कहानी है जिसे मैंने स्वयं से छिपा रखा है। मिस्टर डिक्सन ने शर्माते हुए कहा, इसकी शुरुआत बहुत नाटकीय थी। मैं डूब रहा था। एक छोटे शहर नेब्रास्का में मेरे बड़े भाई ने मजाक मजाक में मुझे 15 फीट गहरे पानी में धकेल दिया था। मेरी उम्र 5 वर्ष की थी और जब मैं पानी के अंदर दूसरी बार डूबने वाला था, एक रंग बिरंगा दीप्तिमान प्रकाश मेरे सामने उभरा और पूरी जगह प्रकाश छा गया। उसके बीच में एक आदमी था जिसकी आंखें शांत और उसके चेहरे पर सांत्वना भरी मुस्कान थी। मेरा शरीर तीसरी बार डुबकी मार रहा था जब मेरे भाई ने साथी के पास से एक वृक्ष की लंबी शाखा इतनी गहरे झुका दी जिससे मैं अपने फड़फड़ाती उंगलियों से उसे पकड़ सकूं। लड़कों ने फिर मुझे उठाकर किनारे रखा और प्राथमिक चिकित्सा दी। 12 वर्ष बाद जब मैं 17 वर्ष का था, मैं अपनी माँ के साथ वर्ष 1883 में शिकागो गया था और वहाँ प्रसिद्ध विश्व धर्म संसद का अधिवेशन चल रहा था। मैं और मेरी माँ मुख्य सड़क पर पैदल जा रहे थे। अचानक मैंने एक बार फिर विशाल दीप्तिमान प्रकाश को मेरे सामने देखा था। वह एक विशाल सभागार के दरवाजे से घुसकर अदृश्य हो गया था। माँ, मैं जोर से रोते हुए बोला, यह वही आदमी था जिसने मुझे डूबने से बचाया था। माँ और हम जल्दी जल्दी उस बिल्डिंग में गए। वह व्यक्ति प्रवचन के मंच पर बैठा हुआ था। हमें पता चला कि वह भारत के स्वामी विवेकानंद जी थे। उन्होंने आत्मा को विचलित और झिझोड़ देने वाला प्रवचन दिया। मैं आगे उनसे मिलने के लिए गया। वे मुझे देखकर इतनी आत्मीयता के साथ मुस्कुराए मानो मैं उनका मित्र था। मैं इतना छोटा था कि मैं कुछ समझ नहीं पाया कि इसका प्रत्युत्तर कैसे दूं, लेकिन मैं दिल से ये आशा कर रहा था कि वह मुझे अपना शिष्य बनाने का प्रस्ताव देंगे। उन्होंने मेरे विचार पढ़ लिए। नहीं बेटा, नहीं, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ। उन्होंने मुझ पर अपनी गहरी सुंदर आँखों से दृष्टि डालते हुए कहा, आपके गुरु बाद में आएंगे। वे तुम्हें एक चांदी का कप देंगे। फिर थोड़ी देर बाद रुककर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, वे तुम्हें इतना आशीर्वाद देंगे जितना तुम अभी ग्रहण नहीं कर सकते। मैंने कुछ ही दिनों में शिकागो छोड़ दिया। मिस्टर डिक्सन ने कहना जारी रखा, फिर मैंने कभी महान विवेकानंद जी को नहीं देखा,
लेकिन उनके द्वारा कहा गया हर शब्द मेरे अंतर्मन की चेतना में अमिट छाप बना हुआ था। वर्षों बीत गए, कोई भी गुरु नहीं आया। एक रात वर्ष 1925 में मैंने अपने हृदय की गहराइयों से ईश्वर से गुरु खोजने की प्रार्थना भेजी। कुछ घंटों बाद ही मधुर संगीत की धुन से मैं जाग गया और एक आकाशीय देवदूतों का समूह, जिनके हाथों में बांसुरी और कुछ अन्य वाद्य यंत्र थे, उन्हें बजाते हुए मैंने देखा। पूरे वातावरण को उस स्वर्गीय अद्भुत संगीत से भरकर वे धीरे धीरे मेरी आंखों से ओझल हो गए। अगली शाम मैं पहली बार आपके एक व्याख्यान में आया और मुझे उसी समय पता चल गया कि मेरी प्रार्थना स्वीकार हो गई है। हम चुपचाप एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा पड़े। 11 वर्षों से मैं अपने क्रिया योग का शिष्य हूँ। फिर उन्होंने कहा, कभी कभी मैं उस चांदी के कब्बे के बारे में आश्चर्य से सोचता रहता था। आखिरकार मैंने स्वयं को समझा लिया था कि विवेकानंद जी के वे शब्द केवल अलंकारिक थे। लेकिन क्रिसमस की रात जैसे ही आपने ये चौकोर डब्बा उस क्रिसमस ट्री के पास मुझे पकड़ाया, मैंने अपने जीवन में तीसरी बार यह चमकता प्रकाश देखा। 1 मिनट के अंदर मैं अपने गुरु की उस भेंट को देख रहा था जिसे विवेकानंद जी ने 43 वर्ष पूर्व देखा था, एक चांदी का कप। तो ये था आज का अध्याय। कल है अध्याय 48 कैलिफोर्निया के एंसिनिड्स में। तब तक के लिए नमस्कार।